और क्या बोलना था मुझे, डेफिनेशंस डेफिनेशंस थियरी में सबने अच्छा किया है। उधर थोड़ा मार्क्स गया आपका एग्जाम्पल्स के लिए, किसी किसी ने एग्जाम्पल्स नहीं लिखा है, उसमें आपका मार्क्स चला गया डेफिनेशन। देख लेना, बाकी तो मिस्टेक्स एंड ऑल कुछ नहीं समझ में आया तो आस्क मी, सॉल्यूशंस आ जाएगा आज। रिमेंबर द मिस्टेक्स, ओके, डोंट रिपीट देम। थोड़े 4-5 लोगों का काफी ज्यादा मिस्टेक हुआ है, ओके, उनको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं और सम्स देने वाला हूँ। तो इट्स नॉट पनिशमेंट, ओके, टेक इट लाइक अ प्रैक्टिस फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो बहुत कम आ गया स्कोर तो 2-3 प्रॉब्लम्स you'll have to solve at home and show it to me, okay? So उतना आपका ग्रिप बढ़ेगा उसमें, फॉर दैट रीजन। नाउ क्या कर रहा है मोक्ष, तेरे घर पे एकदम धमाल धमाल चालू रहता है। चलो, I'll share the screen. It should be visible now. ईडी सीडी हमने खत्म किया। कल हम लोग शुरू करने वाले हैं विथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, द सिलेबस, दैट इज जीएसटी, is with journal obviously, uh, starting with something new in journal, that's GST, okay, goods and services tax, GST, okay। क्या रिसर्च किया पहले तो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। Sir, direct tax is imposed on incomes and profits, on goods and services. ओके, बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों टैक्सेस ही है, एक गुड्स एंड सर्विस पे हो रहा है, एक इनकम पे हो रहा है, प्रॉफिट्स पे हो रहा है, बट बेसिक Direct फंडामेंटल taxes डिफरेंस। can be shifted on. Direct taxes cannot be Transferable. shifted to others. Direct taxes can be shifted. हाँ, मेन डिफरेंस ये है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कॉमन डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉन ट्रांसफरेबल, द बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स में दे आर नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल मतलब जिसको पे करना है, जिसका प्रॉफिट हुई है, जिसकी इनकम हुई है, उसी को पे करना, ओके। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स मैंने बताया था कल, इनकम टैक्स, और दूसरा हमने कॉर्पोरेट टैक्स देखा था, तुमको रिसर्च करके आने को बोला था थोड़ा। तो इनकम टैक्स मतलब इंडिविजुअल पे, और कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनीज का जो प्रॉफिट हुआ उस पे। Sir, direct tax is progressive and indirect is regressive. Yeah, perfect. Direct tax is progressive and indirect. We'll come to that point. But पहले तो yeah, What is the difference between property tax and estate duty? I'll come to that. I'll explain that also. It first focus on the basic elements, that is direct tax and indirect tax. Let's understand step by step, आराम से, बहुत सारा varied regime है, बहुत सारी चीज। पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में द tax is imposed on the income of the individual or the property of the profits of the business. Direct tax is imposed on the individual's income in case of income tax, or the profits of the businesses in case of corporate tax या partnership firm का tax, okay? तो बेसिकली इनकम पे होता है, मतलब जिसकी इनकम जनरेट हुई है उसी को पे करना है, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मेरे बदले ये पे करेगा, नहीं। यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते कभी। आपका नाम है, आपका प्रॉफिट है, आपकी इनकम है, आप ही को पे करना है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। व्हेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स में आपका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में आप वो टैक्स जिसने फाइनली गुड्स कंज्यूम किया है उसके फेवर में शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ शॉपकीपर, मेरा मोबाइल का शॉप है, आई एम अ शॉपकीपर, ठीक है, आई एम डीलिंग इनटू मोबाइल फोन्स,
तो my job is what? Purchase phones and sell phone. परचेज खरीदना है, गुड्स खरीदना है, फोन्स खरीदना है और बेचना है. तो एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी, कॉमन एग्जाम्पल. ओके, पहले बहुत सारे थे. तो अभी क्या होगा, अगर फोन पे जीएसटी है 10%, से 5% is a common rate. 5% या 12% and 18%, we'll discuss those rates also. तो अगर मेरे मोबाइल फोन पे मैंने जो फोन खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस 40,000 और उस पे 5% जीएसटी लग गया, तो मुझे 5% ऑफ 40 मतलब 42,000 पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द फोन. ओके, तो मैंने क्या किया, 40,000 का फोन खरीदा और उस पे 2,000 रुपया जीएसटी पे कर दिया खरीदते वक्त. अभी फिलहाल तो मैंने पे कर दिया, लेकिन जब मैं ये फोन बेचूंगा, ओके ध्यान रखना, फिलहाल मैंने जीएसटी पे कर दिया है 2,000 का, लेकिन जब मैं ये फोन बेचूंगा प्रॉफिट लगा के जितने में भी बेचा, तब यही समझो मैं 40,000 का फोन 45,000 में बेच रहा हूँ. 40,000 का फोन आई एम सेलिंग फॉर 45,000. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, प्रैक्टिकल मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ जीएसटी का कैसे काम करता है. प्रैक्टिकल मैकेनिज्म ऐसे काम करेगा, ये 40,000 का फोन था, मैंने 45,000 में बेचा, तो इस पे 5% टैक्स लग जाएगा, 5% जीएसटी लग जाएगा, दैट विल बी 2,500 एंड आई विल सेल 37,500. ओके, मैंने खरीदा है 40,000 में ये फोन, उस पे 2,000 का जीएसटी मैंने जिससे खरीदा था उसको पे कर दिया. ओके, वो आगे गवर्नमेंट को पे करते. तो मैं ये 2,000 रुपीज ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूं, ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मेरे जेब से नहीं जाएगा. मैं क्या करूंगा, इसको आगे 40 का गुड्स मैं 45 में बेच दूंगा प्रॉफिट लगा के, और उस पे जीएसटी लगेगा 2,500, क्योंकि 45,000 पे 5% हो रहा है 2,500. तो मैं कस्टमर को बेचूंगा इन 47,500 में बेचूंगा. अभी 500 में 45 तो मेरा पैसा है, मेरा प्रॉफिट, मेरा गुड्स का पैसा है, 2,500 टैक्स है. तो मैंने क्या किया था, परचेज करते वक्त 2,000 ऑलरेडी पे कर दिया था जीएसटी, तो मैं अपने जेब से नहीं दिया वो जीएसटी. मैंने क्या किया, वो ही आगे गुड्स बेचा और कस्टमर से आगे वसूल लिया. कितना वसूला, 2,500 वसूल लिया. ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने पे किया है 2,000 का टैक्स और मैंने रिसीव किया है 2,500 का टैक्स, तो 500 रुपया मैं जेब में नहीं रखने वाला है. 2,000 मैंने ऑलरेडी पे किया, जो 500 रुपया एक्स्ट्रा मेरे को मिला है ना टैक्स में, वो मैं गवर्नमेंट को मेरे इस तरफ से पे कर देगा. ऑल इन ऑल जीएसटी का एक भी रुपया मेरे जेब से नहीं गया. मैंने 2,000 रुपए पहले दे दिए थे गवर्नमेंट को, वो मैंने 2,500 कलेक्ट कर लिया कस्टमर से, 2,000 अपने पास रखा क्योंकि मैंने पे कर दिया था, ऑब्वियसली मेरे जेब का पैसा था, और 500 जो एक्स्ट्रा मिला था टैक्स का, वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा. एक्स्ट्रा 500 अगर मिला तो वो 500 भी मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा. तो इस मैकेनिज्म में आप देख रहे हो, जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स था, इसमें आपके जेब से कुछ पैसा गया कि नहीं गया? नहीं गया. यू शिफ्टेड द बर्डन. मतलब आपने जब गुड्स खरीदा था तो आपको पे करना पड़ा टैक्स, लेकिन जब आपने वो गुड्स बेचा तो आपने वो टैक्स कलेक्ट कर लिया, रिसीव कर लिया किसी और से. तो अल्टीमेटली किसके जेब से टैक्स का पैसा गया? ये टैक्स का पैसा एंड कंज्यूमर के जेब से गया. दिस टैक्स का मनी वेंट आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ एंड कंज्यूमर. तो एंड कंज्यूमर इज द वन हु इज गोइंग टू पे द जीएसटी. इज दिस क्लियर? बाकी कोई भी हो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, ये अपने जेब से नहीं दे रहे, ये तो बर्डन पास कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को बेचा तब उससे कलेक्ट कर लिया टैक्स, होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा तब
रिटेलर से ले लिया जीएसटी, रिटेलर ने जब कस्टमर को बेचा तब कस्टमर से ले लिया जीएसटी। तो किसी ने भी अपने जेब से जीएसटी नहीं भरा, अल्टीमेटली कौन भरता है? द वन हु कंज्यूम्स द गुड्स और uses the goods for personal use. He is the ultimate user who is supposed to pay the GST. Is this clear? तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स में एक और आता था पहले, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स था। ओके, फॉर एग्जांपल ये गुड्स एंड सर्विस अभी मर्ज हो गया है जीएसटी के अंदर, पहले सर्विस टैक्स अलग से आता था। तो सर्विस में भी वही एग्जांपल है, आपने समझो आपने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से सर्विस लिया, कोई सीए या लॉयर के पास गए, आप लॉयर की सर्विस लिया, बराबर है? तो लॉयर बेचारा क्या करता है? लॉयर आपको एडवाइस देता है और उसके लिए आपसे फीस चार्ज करता है, बराबर है? तो लॉयर ने आपसे फीस चार्ज की है, सपोज 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए उसकी फीस है, लॉयर की फीस। तो उस पे क्या हो जाता था? सर्विस टैक्स लगता था। तो सर्विस टैक्स क्या होता था? सर्विस टैक्स के रेट होते थे 18% का रेट से चलता था। तो सर्विस टैक्स समझो हम लोग इजी अज्यूम करते हैं कि 5% है। ओके, एट प्रेजेंट ऑल्सो इट इज अराउंड 18%। चलो 18% ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा। 15,000 पे 18% सर्विस टैक्स लग जाता है, मतलब 15,000 का 18% होगा आपका 2,700। 2,700। तो लॉयर क्या करेगा? वो सर्विस टैक्स अपने जेब से नहीं देगा, जो उसके क्लाइंट है उससे 15,000 लेने के बदले कितना लेगा? 17,700 लेगा। सर्विस टैक्स भरना उस लॉयर को है, क्योंकि लॉयर सर्विस दे रहा है। लॉयर इज इनटू सर्विस बिजनेस। टीचर्स आर इन सर्विस बिजनेस। आई एम अ टीचर, टीचर्स आर इन सर्विस बिजनेस। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन सर्विस प्रोफेशन। तो सर्विस का मतलब याद है आपको? शुरू में बताया था सर्विस टाइप का बिजनेस होता है, ट्रेडिंग का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है। तो ये सर्विस बिजनेस है। एयरलाइंस आर इन सर्विस बिजनेस। जियो टेलीकम्युनिकेशन आर इन सर्विस बिजनेस। ओला कैब, उबर कैब आर इन सर्विस बिजनेस। तो इनको क्या करना है? सर्विस देनी है कस्टमर्स को, और इनको क्या भरना पड़ता था? सर्विस टैक्स भरना पड़ता था। ओके, तभी सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स अलग था। सेल्स टैक्स गुड्स पे था, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे था। तो सर्विस टैक्स भरना जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पड़ता है, लेकिन क्या है, वो अपने जेब से नहीं देगा। वो क्या करेगा? जो भी कस्टमर है उससे वो पैसा लेके गवर्नमेंट को दे देगा। तो अगर मैं टीचर हूं तो मेरे को अगर सर्विस टैक्स भरना है 2,700, तो मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट से लूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। लॉयर क्या करेगा? अपने क्लाइंट से लेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? सर्विस टैक्स अपने क्लाइंट से लेगा और गवर्नमेंट को पे। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सर्विस टैक्स अभी चला हो गया है, मर्ज होकर जीएसटी बन गया है। बट बेसिकली इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? बर्डन कैन बी शिफ्टेड। जिसको भरना है वो अपने जेब से नहीं भरेगा, जिसको आगे उसने सर्विस दी है या गुड्स बेचा उससे वसूल के गवर्नमेंट को दे देगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स का मतलब लॉयर की इनकम 5 लाख रुपए, तो उस 5 लाख रुपए पे उस लॉयर को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। दोनों भरना पड़ता है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट उसने अपने जेब से नहीं दिया, कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को दे दिया। डायरेक्ट उसकी इनकम जो उसने प्रॉफिट कमाए हैं, लॉयर ने 5 लाख रुपए साल में कमाए हैं, तो उस 5 लाख रुपीस पे इनकम टैक्स उस लॉयर को गवर्नमेंट देना पड़ेगा, किसी और से वसूल। He cannot shift the burden. Are you getting this point? So burden cannot be shifted in case of direct tax. Same goes for profits का, corporate का, कंपनी का प्रॉफिट हुआ, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, सोल प्रोप्राइटर का जो प्रॉफिट हुआ उस पे इनकम टैक्स हुआ। ये इनकम टैक्स कभी शिफ्ट नहीं हो सकता है। आपका इनकम है, आपका प्रॉफिट, आपको भरना पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझ आया? अभी हमारा जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितना गवर्नमेंट है अपना, ओके, वो टैक्सेस कलेक्ट करता है, उसी से उसका मशीनरी चलता है। वो गवर्नमेंट का काम ही वही होता है, आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा। ओके, और मेजर काम होता है डिफेंस एंड होम, मतलब कंट्री की सिक्योरिटी
डिफेंस में वो खर्च करता है, और होम सिक्योरिटी, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है सुना होगा तो होम मिनिस्टर मतलब होम सिक्योरिटी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जनरल लॉ एंड ऑर्डर, ओके, सीआरपीएफ। सो ये सब आपका होम सिक्योरिटी और डिफेंस, इसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम वही होता है बेसिकली गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट और भी काफी काम करता है, बट काम ये मेन काम ये होता है, टैक्स कलेक्ट करना पब्लिक से और उनको डिफेंस की सिक्योरिटी देना, उनको होम लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी देना। तो पुलिस वगैरह का पगार, आर्मी पर्सनल का पगार, सब आपका ये टैक्स में से जाता है, बराबर है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारे काम करता है, रोड्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, रेलवे चलाता है, रेलवे ट्रैक्स ले करता है, डैम्स बनाता है बड़े बड़े, पाखरा नंगल, you might have learnt in geography and all, okay, so these dams are made, so ये सब काम भी, कनाल्स बनाता है, रिवर जॉइनिंग का काम करता है, ओके। गरीबों के लिए अभी 6 महीना कोरोना चालू है तो फ्री में अनाज दे रहा है गवर्नमेंट गरीबों को, तो ये सब चीजें भी गवर्नमेंट कर रहा है, वेलफेयर के काम। ये सब चीजें कहाँ से करता है गवर्नमेंट? अपना तो कोई काम नहीं कर रहा है, बिजनेस तो है नहीं, तो आपके ही पैसों से कर रहा है, आपसे टैक्स ले रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज। इज दिस पार्ट क्लियर? रेलवे सर्विसेज पे भी वो लोग टैक्स लगाया करते हैं ना? सॉरी, रेलवे सर्विसेज, तो रेलवे सर्विसेज जो भी है उस पे वापस आपको टैक्स लेगा, बट जो उसका प्राइस रहेगा ना वो बहुत कम रहेगा। अभी आप फॉरेन में जाओ, कहीं यूरोप में जाओ और ट्रेन यूज करो, तो आप एक दिन का ट्रेन यूज करने का आपको 5-6 हजार रुपया लग जाएगा, इतना कॉस्टली है वहां पे, क्योंकि वहां पे प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं रेलवेज। अभी भी आप मेट्रो देखोगे ना, मेट्रो अंधेरी वाला जो मेट्रो है, that metro is very much costly as compared to our normal train tickets, if you might have compared the prices। आपको यहाँ से अंधेरी जाने में और रिटर्न आने में 80 रुपीज लग जाता है। यही आप लोकल ट्रेन में यहाँ से वीटी जाके वापस आ जाओगे तो भी आपको 20। ओके, ऑब्वियस एसी और नॉन एसी का फर्क है वहां पे। मेट्रो क्या है? मेट्रो इज अ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें प्राइवेट अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी भी इन्वॉल्व है। तो जब प्राइवेट कंपनियां आ जाती है ना तो भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, आपको रेलवे सस्ते में देती है, एकदम सस्ते में, आपको एकदम सस्ते में टिकट्स दे देती है। तो उस पे थोड़ा बहुत जीएसटी जो भी टैक्सेस है वो आपको पे करना पड़ता है, बट दैट इज वेरी नॉमिनल। इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी पे करना पड़ता है, बट सब्सिडाइज करके देती है गवर्नमेंट। तो बोलने वाला वेलफेयर काम में वो खर्च करती है। एक सेकेंड, जस्ट लास्ट पॉइंट में वो कंप्लीट करता है। और ये जो कलेक्शन होता है आपका गवर्नमेंट का, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है, डायरेक्ट भी कलेक्ट करती है और इनडायरेक्ट भी कलेक्ट करती है। तो जो टोटल रेवेन्यू होता है ना, अभी गवर्नमेंट का टोटल समझो 100 रुपया टैक्स कलेक्शन हुआ इंडिया में टोटल समझो 100 रुपया टैक्स कलेक्शन हुआ गवर्नमेंट का, तो उसमें से अराउंड 60 to 70% आर फ्रॉम जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, and 30% to 35% or 25 to 30% is from other taxes, that is direct, उसमें gift tax, inheritance tax, property tax, ड्यूटीज, ये सब डायरेक्ट वाले उसमें आ गए। तो डायरेक्ट वाले टैक्स से उसका 25-30%, ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन पब्लिक से इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है गवर्नमेंट। Sir, even on a new flat, registration fees is also a tax, no? Yes, stamp duty आता है उस पे, that's a tax. Yes, correct. Stamp duty is a direct tax. Okay, property. It is 10% of the whole value of the property. 10%, पहले 5 था, अभी 10% कर दिया। सर जो इनकम टैक्स होता है वो सिर्फ एक मिनट, इनकम टैक्स जो होता है वो सिर्फ परचेज सेल के प्रॉफिट में होता है कि फिर मतलब सपोज मेरा प्रॉफिट परचेज सेल में 3000 का हुआ है, पर फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, वो सब एक्सपेंस नहीं, वो सब खर्चा लगता है कि पहले नहीं, बात करने के बाद भैया, बात करने के बाद प्रॉफिट पे लगता है, प्रॉफिट पे। इनकम टैक्स है, बट वो प्रॉफिट पे लगता है। प्रॉफिट मतलब आपका जो सेल हुआ उसमें से जो भी खर्चा है ना, इनकम माइनस एक्सपेंस, बिजनेस चलाने के सब खर्चे आपने माइनस कर दिए, आप घर पे कितना लेके जाओगे। तो आपका इनकम बिजनेस में हुआ है समझो 10 लाख का, उसमें से एक्सपेंसेस हो गए आपके 4 लाख रुपए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपया। तो आपको 6 लाख पे इनकम टैक्स भरना पड़ता है।
ऐसा होता है। जो आपके प्रॉफिट होते हैं उस पे इनकम टैक्स। और क्या पूछ रही थी विदुषी? Most of the amount that we earn in a business, we give it away as taxes. Even GST also and income tax. हाँ, तो वो प्रॉफिट कैसे बचता है? प्रॉफिट देखो, दैट्स व्हाई दे हैव मेड स्लैब्स। गवर्नमेंट क्या करता है, हमेशा गरीबों को सपोर्ट करता है, वो जो उसने बोला प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स में स्लैब्स होते हैं, स्लैब्स। हैज एनीवन डन डिड सम रिसर्च ऑन दिस स्लैब्स? एज का होता है और प्रॉफिट का भी होता है। ओके, प्रॉफिट मतलब इनकम का स्लैब्स होता है, मेनली इनकम स्लैब्स होते हैं। एज के हिसाब से थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाता है साथ में, करेक्ट है। तो मेरे को अभी समझो हम लोग सब 60 के नीचे हैं, वी आर नो मोर सीनियर सिटीजन्स, तो हम लोग सब लोग 60 के नीचे हैं। तो हमारी क्या क्या स्लैब की इनकम टैक्स होती है आपको पता है? पहले तो 0 to 5 लाख, अगर आपकी एनुअल इनकम 0 ईयरली, ईयरली इनकम, ईयरली प्रॉफिट जो भी आपके तो नहीं नो लगता। टैक्स। 0 to 5 लाख, इट इज नील, नो इनकम टैक्स। तो इस ब्रैकेट में मैक्सिमम अराउंड इंडिया के 80% लोग ये ब्रैकेट में आ जाते हैं, 0 to 5 लाख के ब्रैकेट। तो इनको गवर्नमेंट ने जीरो टैक्स करके रखा हुआ है, इनको भरने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर इसको प्रोग्रेसिव बोलते जाते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे आपका इनकम स्लैब्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका टैक्स रेट बढ़ते जाएगा। तो अभी मैं रीसेंट बजट को अगर साइड पे रखूं, रीसेंट बजट में देयर हैव बीन चेंजेस, ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम, एक नई सिस्टम भी आ गई है टैक्स रेजिम की इन द करंट बजट। तो लेट्स कीप इट असाइड फॉर द टाइमिंग। मैं लास्ट ईयर के बजट से कंपेयर कर रहा हूँ। लास्ट ईयर के बजट में 5 लाख रुपीज तक जीरो टैक्स था, उसके बाद 5 लाख टू क्या था नेक्स्ट स्लैब? 10 लाख। 10 लाख। 5 लाख टू 10 लाख में कितना रेट था लास्ट ईयर तक? क्या 12%। 20% था। 20% इनकम टैक्स है 5 लाख टू 10 लाख की स्लैब। ओके, ये आपके सर इसमें कुछ सेस और एजुकेशन टैक्स ऐसा भी हाँ, इसमें सेस और एजुकेशन टैक्स भी लग जाता है, ऊपर लगता है टैक्स के ऊपर। ओके, आपका एजुकेशन सेस लग जाता है और वो अपना कौन सा है, स्वच्छ भारत सेस लग जाता है, और एक एजुकेशन अपना ये सेस ड्यूटी बोलते हैं उसको। तो टैक्स के ऊपर 0.3%, 0.3 मतलब आपका ये 20 है तो उसके 20% का 0.3%, मतलब 20.03 या 20.02% का आपको सेस वगैरह भी पे करना पड़ता है, नॉमिनल चार्ज होता है दैट द गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब उसको कोई ज्यादा सर्विस लग गया, अभी सुकन्या समृद्धि कन्या को पढ़ाने का है तो उसका सेस लगा देगा, कभी स्वच्छ भारत करना है तो उसका लगा देगा, कभी आपको एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो एजुकेशन का। जनरली एजुकेशन सेस कॉमन रहता है, बाकी वेरिएट होता है। तो ये 0.3% ऊपर आपको और लग जाता है टैक्स, छोटा सा नॉमिनल अमाउंट रहता है, भरना पड़ता So it is considered as indirect tax. है। नो नो नो, डायरेक्ट ये डायरेक्ट है भैया, इनकम टैक्स है। जिस इंडिविजुअल की इनकम है उसको भरना पड़ेगा ये, टैक्स भी इसी के अंदर आता है, डायरेक्ट टैक्स। ओके, ये टैक्स के ऊपर और मतलब समझो ना, सेस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये 20% की जगह 20.3%, 20.3%। दिस इज द एक्चुअल रेट यू आर पे। 5% है तो 5.2%, ऐसा, दिस इज द एक्चुअल टैक्स यू आर पे। उसके बाद यू हैव थर्ड स्लैब दैट इज अबाउट 10 lakhs। अबाउट 10 लाख पे व्हाट इज रेट ऑफ टैक्स? 33%। 30%, 30 प्लस सेस, बराबर है। तो 30 प्लस सेस अप्रोक्सीमेटली 32-33% जितना हो जाता है, 30.3%, सॉरी 30.3% जितना सेस जितना लग के हो जाता है आपका। उसमें भी आपका एकदम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, 4 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर है आपका इनकम, तो 42% टैक्स लगता है आपको, 42 to 45% टैक्स लग जाता है। दैट इज द थिंग। सरप्लस, तो सॉरी, सरप्लस भी लगता है ना? सरप्लस सरप्लस मतलब वो टेस्ट का ही बात कर रहा है शायद। नहीं, वो मतलब 9th या 10th में जो टेक्स्ट बुक था उसमें लिखा हुआ था हाँ, प्लस सरप्लस। प्लस सरप्लस, सरप्लस आई थिंक वो एक्स्ट्रा प्रीमियम का ही टैक्स है।
सेम जो आपका रेट एज वाइज भी स्लैब होता है ना? एज वाइज स्लैब नहीं होता, एज वाइज इसी में कंसेशन रहता है, बताता हूँ देखो। तो 0 to 5 lakh it was nil, 5 to 10 lakh it was 20% plus cess, about 30% plus cess. Okay, this was last year. इस साल थोड़े स्लैब्स चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब एज के हिसाब से क्या होता था, एज के हिसाब से है ना तुमको 50,000 रुपीज, ओके, आपको कंसेशन मिलता है। मतलब अगर ऐसा है, ये 0 to 5 लाख में है ना दो स्लैब्स है, 0 to 2.5 lakhs एंड 2.5 lakh to 5 lakh। मतलब अगर आपका इनकम 5 लाख के नीचे है तो आपको जीरो टैक्स भरना होता है, 5 लाख के नीचे है तो जीरो टैक्स भरना होता है। लेकिन अगर आपका इनकम 6 लाख रुपया, अगर आपका इनकम 6 लाख रुपया 6 लाख, तो ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा आपका, उसमें से कुछ माइनस कर कर और परसेंटेज ऐड कर। हाँ, तो ये अगर 6 लाख रुपया आपका इनकम है ना, तो 0 to 5 लाख जीरो नहीं लगेगा आपको, 0 to 2.5 लाख नील होगा, और 2.5 to 5 लाख में आपको भरना है 5%। तो मतलब 2.5 to 5 लाख कितना होता है, 2,50,000 का 5%, 12,500 ये भरना है। और 5 लाख के ऊपर 1 लाख आपका और इनकम हुआ है ना 1 लाख, तो वो 1 लाख पे यू हैव टू पे 20%, विच इज 20,000। ये वाले स्लैब में आता है 1 लाख। तो मतलब टोटल टैक्स कितना भरना है आपको, टोटल टैक्स भरना है आपको ये 20,000 प्लस ये 12,500, 32,500। मतलब अगर आपका इनकम 6 लाख है तो आपको 32,500 रुपीज टैक्स भरना पड़ेगा इनकम। बट आपकी इनकम अगर 5 लाख से नीचे है तो सीधा जीरो। 6 लाख रुपया इनकम है ना, तो 0 to 2.5 लाख तक जीरो, लेकिन 2.5 to 5 लाख में 5%, 5% मतलब ये 2,50,000 है ना, यहाँ पे 2,50,000, इस पे 5%, विच इज 12,500। एंड 5 लाख के ऊपर 1 लाख आपने एक्स्ट्रा कमाया तो वो 1 लाख पे 20%, ये वाला स्लैब लगेगा। यही सीनियर सिटीजन होते हैं, अगर आप एज जो बोल रहे हो ना एज, तो सीनियर सिटीजन के लिए ये 0 to 2.5 लाख नहीं है, 0 to 3 लाख है। तो 0 to 3 लाख तक नील, और 3 लाख टू 5 लाख 2 लाख रुपया जो आप एक्स्ट्रा कमाते उस पे यू हैव टू पे 5%, विच कम्स टू 10,000। मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन होते तो आपको 32,500 के जगह 30,000 पे करना पड़ता है, ये 10 और ये 20। ये बेनिफिट होता है सीनियर सिटीजन। समझ में आई बात? तो सीनियर सिटीजन का स्लैब वाज, अभी भी है, 0 to 3 लाख है बेसिक स्लैब, एंड अपना जो है इंडिविजुअल का है, नो सीनियर सिटीजन नहीं है, उसका है 0 to 2.5 लाख। एंड 2.5 लाख टू 5 लाख है तो 5% लगता है। लेकिन 5 लाख के नीचे अगर कमा रहे हो आप, अगर आपकी इनकम है 4,90,000, अगर आपकी इनकम है 4,90,000, 4,90,000, तो जीरो टैक्स। लेकिन अगर आपकी इनकम है 5,10,000, अगर आपकी इनकम है 5,10,000, तो फिर ये स्लैब आ जाएगा। मतलब 0 to 2.5 लाख में 0 रुपीज, 2.5 लाख से लेके 5 लाख में आपको 12,500, और एक सेकेंड ऊपर का 10,000 में आपको 20%, विच इज 2,000। सीधा आपको पे करना है 14,500, सीधा यू विल हैव टू पे 14,500। खाली आपकी इनकम कितना चेंज हुआ, 490 से 510 हुआ, लेकिन टैक्स सीधा 0 से हो गया 14,500। पर सर अगर कोई अपना प्रॉफिट्स कम बताए तो गवर्नमेंट को टैक्स वैसे ही करते हैं अपने बनिए लोग झोल झाल, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो आप ब्लैक में कर देते हो उस पर आप डिस्क्लोज ही नहीं करते वो इनकम। तो आप देखोगे ना टैक्स रिटर्न में जितना भी डेटा, उसमें मैक्सिमम लोग अपने इनकम 5 लाख के नीचे बताते हैं, मैक्सिमम लोग अपनी इनकम 5 लाख के नीचे बताते हैं, जाके आपको जीरो टैक्स भरना पड़े। सर एग्जैक्टली 5 लाख हो तो लगता है कि नहीं लगता है? 5 लाख हो तो भी नहीं लगता, 5 लाख और 1 रुपया भी हुआ तो सीधा आपको 12,500 लग जाएगा, 2,50,000 से। Sir,
और अगर हम कुछ चैरिटी या कुछ गवर्नमेंट के काम को कुछ उसके करें, लिए, हाँ उसके लिए एग्जाम्पशन बोलते हैं उसको। उसको आपको टैक्स में डिटेल में आप लर्न करोगे, सेक्शन 80C, 80D, 80G, 80U, ये और सब जीएसटी जीएसटी एनुअली लगता है कि मंथली का लगता है? सॉरी, ये एनुअली लगता है कि मंथली लगता है? एनुअली डाल ईयरली। ये जो 80C 80G मतलब आप अपने इनकम में से थोड़ा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल रहे हो, थोड़ा इंश्योरेंस गवर्नमेंट में डाल रहे रिकॉग्नाइज हो, चैरिटी कर रहे हो, ELSS में डाल रहे हो, तो आपको 1,50,000 तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। वो पैसे अगर आप रख इंश्योरेंस दो, में डालते हैं तो भी मिलता हाँ है। इंश्योरेंस में डालते हो, मेडिक्लेम में डाल रहे हो, प्रीमियम 50,000 उसका मिलता है, तो 2 लाख रुपया, 1,50,000 फॉर 80C एंड 1 लाख ऊपर का 50,000 फॉर 80D, सेक्शन 80D। तो ये मिला के आपको टोटल 2 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है। तो ये पैसे आप अगर, ये क्या कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को ही दे रहे हो, टैक्स भी आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, ये पैसे भी आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। फर्क ये है कि टैक्स गया, वो वापस नहीं आने वाला, लेकिन ये 2 लाख रुपए आपके ही है, इन्वेस्टमेंट के जैसे पड़े हो, आपको मिल जाएंगे 5-6 साल 7 साल बाद। तो ये आपको एग्जाम्पशन, मतलब ये पैसों पे आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 1,50,000 से सर 2 रिलीफ लाख, फंड में डालेंगे तो मिलेगा वापस? वो चैरिटी आप जो करते हो ना, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड चैरिटी होनी चाहिए। सभी चैरिटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं होती। अभी आपने गणपति का चंदा भरा, गणपति की वर्गनी भर दी और बोला कि मैंने चैरिटी की है, मेरे को टैक्स एग्जेम्पशन दो, तो ये नहीं होने वाला। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज चैरिटीज होती हैं, उसकी लिस्ट दी गई है, अगर आप So उनमें if पे you करते buy हो an तो insurance, life insurance for एग्जेम्पशन मिलता yourself, and then you have है। to pay premium for the life insurance, so is that premium taxed? That premium is got as an exemption. You बोला ना अभी, ये जो 20,000 का आपका लिमिट है, 20,000 रुपीज तक का आपका जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करोगे, 20 है कि 30 है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 20 या 30,000 रुपीज का है, तो वो आप अगर पे कर दो उतने अमाउंट तक, तो आपको उस पर टैक्स भरने की जरूरत, आपके इनकम में से वो कम हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। सर अगर इनकम बहुत ज्यादा हो तो उस पे भी स्लैब्स है अलग अलग, ये मतलब तो बताया अभी स्लैब, नहीं तो स्लैब, इतने नहीं, मतलब सबकी 10 लाख 15 लाख समझा ऐसी हो, तो हाँ उसमें तो और भी स्लैब्स है कि इतने ही है? यही है अभी। और है ना, प्रेजेंट टैक्स रेजिम है ना, ये बजट जो आया ना आपका 2020 वाला बजट, उसमें नया टैक्स स्लैब्स आया है, उसमें 0 to 5 लाख नील आया है, फिर 5 लाख to 7.5 लाख, इसमें 5% आ गया है, 7.5 लाख से 10, सॉरी इसमें 10% आ गया है, 7.5 to 10 लाख में 20% आ गया है, एक मिनट, 5%, 10%, 15%, this is 15%, then 10 lakh to 12.5 lakh पे भी आ गया है 20%, 12.5 lakh to 15 lakh पे भी आ गया है 25%, एंड 15 lakh एंड अबव पे आ गया है आपका 30%। ये प्रेजेंट टैक्स जो आपका आया है ना in the budget 2020, okay, you can go on the net, you will get the slabs. These are the मतलब अगर सर slabs. 15 लाख का इनकम हुआ तो ये सब भरने का? हाँ अभी 15 लाख का आपका इनकम हुआ ना, तो डायरेक्टली 15 लाख पे 30% नहीं भरने का, आपको टुकड़े टुकड़े में भरने का, मतलब 0 to 5 में, ये बोला ना मैंने 0 to 2.5, 0 to 2.5 एंड 2.5 to 5, इस पे 5%। तो अगर आपका इनकम 15 लाख रुपया हुआ, 15 लाख हुआ, तो सब 15 लाख पे 30% नहीं है, पहला 0 to 2.5 पे नील, फिर 2.5 to 5 लाख पे आपको 12,500 भरना है, 2,50,000 का 5%, फिर ये 2.5 पे आपको 10% भरना है, तो 25,000, फिर ये 2.5 पे आपको 15% भरना है, मतलब 37,500, ये 2.5 पे आपको भरना है 20%, मतलब 50,000, और ये 2.5 पे भरना है आपको 25%, मतलब 62,500। तो ये आपका टोटल टैक्स होगा। So then how will the person be able to claim his profits? ये क्या है, अरे बापा 15 लाख रुपया कमाया છે તમે,
15 लाख रुपए आप घर पे लेके जा रहे हो प्रॉफिट के फॉर्म में, उसमें से टोटल टैक्स कितना लगेगा आपको पता है? 75, 125, 187,500 का टैक्स लगेगा। 2 लाख रुपया देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कमा रहे हो ना 15 लाख, 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। But sir, why don't we directly do 30%? Why all this? अरे तुम्हारा फायदा है बापा, डायरेक्टली 15 लाख का 30% करो, कितना आता है? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपया देना है कि 187,500 देना है? क्या देना है तुमको? But in 51,000 also, we did not take that second slab. Because the limit is like that. See, गवर्नमेंट क्यों टैक्स ऐसा करता है? क्योंकि गरीब लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आप गरीब हो, अगर आपकी इनकम थोड़ी कम है, तो आपको पूरा फायदा मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर आप 5 लाख से नीचे कमा रहे हो तो आप भरो ही मत, तो टैक्स भरो ही मत। लेकिन 5 लाख से ऊपर जा रहे हो तो आप थोड़े लेवल पे हो, आपकी अर्निंग्स आ रही हैं। और पब्लिक भी शाना होता है। पब्लिक का इनकम जब 10 लाख होता है ना तो वो 5 लाख दिखाता है। जब इनकम 15 लाख होता है ना तो वो 7 लाख दिखाता है। जब इनकम 20 लाख होती है तो वो 10 लाख दिखाता है और 10 लाख पे टैक्स पे करता है। इंडिया में ये चालू ही रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो 15 लाख का अगर हम 5 लाख सर मालूम तो पड़ता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वो कैसे मालूम पड़ता है वो मैं बताता हूँ। Out of 15 lakhs, if we keep 5 lakh with us and just show 10 lakhs, so we have to pay only for 10 lakhs, no? नहीं, I'll tell you, both have the same doubt. और क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ, वो रिलायंस और अदानी वो सब उन लोग का तो साल का 100 करोड़ का टर्नओवर रहता है, तो वो लोग मतलब कैसे थाउजेंड्स करोड़, थाउजेंड्स। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो लोग कैसे पे करते हैं? वो लोग कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ उस पे वो लोग को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है। 25% इज द रेट, तो 25% से इनकम टैक्स भी लगता है ना? इनकम टैक्स अलग, वो पर्सनल इनकम पे अलग लगता है उसको। अंबानी वो इनकम टैक्स कितना % रहता है उन लोग को? 30%। यही है ना, सबकी इनकम 15 लाख से ऊपर है। हाँ। तो सब मैक्सिमम ब्रैकेट में चले जाते हैं। लेकिन वो लोग चैरिटी भी इतनी करते हैं तो उन लोग को उसका भी एग्जेम्पशन मिलेगा ना। चैरिटी का लिमिट 2 लाख रुपया ही है भाई सबके लिए। चैरिटी का लिमिट बढ़ नहीं रहा है तुम्हारा। तुम्हारी इनकम 15 लाख हो, तुम्हारी इनकम 50 लाख हो या 70 लाख हो, 2 लाख रुपया ही तक का वो चैरिटी वगैरह देगा तुमको। बस ऊपर का पूरा 68 लाख पे भरने का है टैक्स। सर अगर मैं मतलब मैं खुद ही कमा रहा हूँ पर मैं मेरे 4 फैमिली मेंबर्स के नाम के ऊपर, मेरा मतलब जो प्रोप्राइटरी है वो 4 फैमिली मेंबर्स के नाम ऊपर है और उसमें हर एक में 5-5, तो घर पे तो 20 लाख आ रहा है, तो मुझे टैक्स भरना है कि नहीं भरना है? क्योंकि हर एक पे 5-5 है ना, इंडिविजुअली 5 ही है। नहीं भरना है, ऐसे ही होता है। આપણા ગુજ્જુ લોકો બધા એમ કરે, બધાના નામ પર फाइल ओपन કરીને રાખી दे। ओके, मम्मी का नाम का फाइल रहता है, पापा का नाम का फाइल रहता है, भाई का रहता है। जो एडल्ट हो गया एक फाइल बना दो उसका। यही एडवांटेज होता है। तुमने घर पे देखा होगा, पप्पा सीए के पास जाते होंगे तो घर पे अगर 4 मेंबर हैं, देयर आर 4 मेंबर्स इन द होम, ओके, और कमाने वाला एक ही है जो 20 लाख रुपीस कमाया है पूरे साल में। बट वो क्या करेगा, ही विल डिवाइड द मनी इन द फाइल्स ऑफ 4 मेंबर। अपना नाम पे 5 लाख बताएगा इनकम में, फिर मम्मी के नाम पे 5 लाख बताएगा, पापा के नाम पे 5 लाख बताएगा, और वाइफ है तो वाइफ के नाम पे 5 लाख बता देगा। तो क्या हो जाएगा, अभी ये चारों लोग के नाम पे हमने 5-5 लाख रुपए बता दिए। ओके, वाइफ जनरली ये लोग अलाउ तभी करेंगे जब सेपरेट बिजनेस है। जनरली सिस्टर ब्लड रिलेशंस में करते हैं ये, वाइफ का सेपरेट हो जाता है। But it is not necessary that the parents, मतलब वो कैसे won't they question कि how is your mom earning or dad earning? Exactly. question तो होगा ही ना। Exactly. So coming to that, generally लोग ऐसा करते हैं, but it is a risky thing. Why? Because exactly as she said, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेंगे कि भैया आप तो लॉयर हो, आपकी मॉम तो लॉयर नहीं है, आपके डैड तो लॉयर नहीं है, आपकी बहन तो लॉयर नहीं है, उनके पास ये फीस कहाँ से आ गई? ओके, तो तब आप पकड़े जाओगे। तब आपको टैक्स भी पे करना होगा और पेनल्टी भी पे करनी होगी। जब आप पकड़े जाओगे तब पेनल्टी, एक सेकंड, पेनल्टी इज 100% ऑफ टैक्स। मतलब आपको जो भी टैक्स जमा है वो तो पे करना पड़ेगा। 1 साल का नहीं, सालों का। जितना साल से आपने इवेड किया है ना, पूरा चिट्ठा निकालेगा इनकम टैक्स वाला।
और जितने सालों का जितना टैक्स जमा होता है सब मिलके समझो 2 लाख रुपया हो रहा है आपका इतने सालों का, उस पे 100% पेनल्टी मतलब 4 लाख, तो 4 लाख रुपया वसूलेगा आपसे इनकम टैक्स वाला। ओके, सो ये सब झोल झपाटा करते हैं, बट ये सब क्या है, छोटे लेवल पे चलता है। अब आप नजर में कब आओगे टैक्स डिपार्टमेंट के, व्हेन देयर इज अ बिग टिकट साइज। ये सब अभी ऑनलाइन हो चुका है। आपका पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जैसे आप 18 के हो जाओगे आपको पैन कार्ड मिल जाएगा, और पैन कार्ड आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होके रजिस्टर हो जाएगा आरटी डिपार्टमेंट। तो आपका जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक के साथ भी आधार लिंक अभी कंपलसरी है। So this PAN, Aadhaar and your bank account, everything is linked together. So whatever transaction any individual is doing with bank, not with cash, with bank, so those transactions are updated continuously in that IT का registers and all. Now IT department क्या है, वो छोटा छोटा transaction पे ध्यान नहीं देगा, नहीं तो पागल हो जाएगा. So when the big ticket amount pops up suddenly, like 10 lakh rupees, 15 lakh rupees, 20 lakh rupees, generally 10 lakhs. 10 lakh is considered to be a big ticket amount. तो सडनली कोई 10 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया, किसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली 10 लाख की, किसी ने बड़ा 10 लाख का पेमेंट किया, किसी को बड़ा 10 लाख का चेक मिला, तो उसको स्क्रूटिनी में ले लेगा टैक्स डिपार्टमेंट और आपको बराबर से सर्वेलेंस चालू कर देगा। फिर देखेगा आपके रिटर्न्स, क्या आपने टैक्स भरा है कि नहीं, और उसमें अगर सपोज नाम नहीं आया तो फिर आप पे स्क्रूटिनी लगती है। और स्क्रूटिनी मतलब आपको उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आपने कुछ जोल जपाटा किया है, स्क्रूटिनी में सब निकालेगा, चिट्ठा निकालेगा, पेनल्टी मारेगा। और अगर समझो आपकी स्क्रूटिनी नहीं हुई, आप निकलते जा रहे हो 5-6 साल से बिना टैक्स के निकलते जा रहे हो, और सडनली उसको पता चलेगा तो रेड मारेगा सीधा। तो रेड मारेगा तो फिर और पेनल्टी, एक्स्ट्रा पेनल्टी, क्योंकि उसको रेड का, तुमने उसको फोकट का रेड मारने के लिए ये किया, सारे ऑफिसर्स को जमा करने का वो सब खर्चा भी तुमसे ही लेगा। तो ये होता है। If we own मतलब mom or dad के account में, like if we keep monthly depositing थोड़ा करके, so do we still come in the picture? Like not just 10,000, 5,000, 10,000, 5,000. That's what I told you. The smaller amounts won't make a difference. ये 5 लाख अमाउंट है ना, ये मिनिमम स्लैब के अंदर आ रहा है। तो अगर आपका यहाँ तक हो रहा है ठीक है, बट अभी कोई बंदा समझो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है साल के, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है साल के, और वो ऐसा करता है कि 15 लाख रुपया मॉम में डाल दिया, 15 लाख डैड में डाल दिया, 30 लाख बहन में डाल दिया, तब तो यार पक्का इनकम टैक्स वाला आने वाला है आपके घर पे वरमाला लेके और करेगा आपका स्वागत। सर अगर रेड में कुछ नहीं मिला तो? रेड में कुछ नहीं मिला ऐसा जनरली होता नहीं है कभी भी, क्योंकि रेड करने से पहले यू शुड वॉच दिस मूवी कॉल्ड रेड। ओके, एंटरटेनमेंट भी और आपको आइडिया भी आ जाएगा। हाँ सर, वो मूवी है अजय देवगन की, अजय देवगन वाली, तो ये आप देखना तो आपको अभी मजा भी आएगा। जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड डालता है ना, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर एग्जांपल, तो वो कभी भी ऐसा मजाक में कोई बोला फोन करके कि इसके घर पे इतना पैसा है तो पहुंच नहीं जाएगा रेड डालने के लिए। दे विल स्टडी, उसको पहले सर्वे करेंगे, उसका पूरा क्या बोलते हैं ट्रैकिंग करेंगे। अब तो बहुत इजी हो गया ट्रैकिंग आपका ऑनलाइन के थ्रू। फेसबुक पे डाला है एंजॉयिंग इन मॉलडीव्स, एंजॉयिंग इन मॉरिशियस, वो भी वो लोग के पास डेटा है, तो वो भी ट्रैक करेगा। पब्लिक ब्लैक के पैसे से हॉलीडे मनाने निकल जाता है, तो उसका बैंक अकाउंट्स का पार्ट, उसका प्रॉपर्टीज, उसका कॉन्टैक्ट्स, पास बिजनेस, सबको स्टडी करेगा। व्हेन दे आर 100% श्योर कि कुछ मिलेगा या बहुत माल मिलेगा, कुछ नहीं बहुत छोटे माल के पास पे वो रेड भी नहीं मारने वाला, अच्छा खासा चंक मिलने वाला तभी वो लोग रेड मारता। और रेड कभी वाया नहीं जाता, बिकॉज इफ द रेड इज फॉल्स, इफ द रेड इज फेक, दैट रेड मेकिंग ऑफिसर विल बी ट्रांसफर्ड और सस्पेंडेड टेम्परेरीली, ऐसा हो जाता है। Big thing, not a small thing. Okay. If we buy property, we come in the picture. So how is that property का transaction made? See, any transaction which is done in white, white का मतलब through bank. Through bank आपका जो भी transaction होता है ना, सब white होता है। तो वो चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे आपने कोई एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद ली हो, या चाहे आपने कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदी हो चेक से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब बैंक के थ्रू हो रहे हैं ना, तो ये सब वाइट है, तो ये सब पॉपअप होने वाला है।
प्रॉपर्टी जनरली ज्यादा लोग ब्लैक में खरीदते हैं ना, क्योंकि ब्लैक प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत होता ज्यादा था, लगता है। होता था। हाँ, इसीलिए पीपल यूज टू गिव पुट देयर ब्लैक मनी इन द प्रॉपर्टी। लेकिन फिर आ गया डिमोनेटाइजेशन और आ गया उसके बाद जीएसटी। जीएसटी का अभी क्या एडवांटेज आपको पता चलेगा। ओके, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, पूरा ब्लैक मनी वो लोग को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा, तो ब्लैक मनी का फ्लो बहुत कम हो गया प्रॉपर्टी। अभी सब कुछ आपको व्हाइट में करना पड़ता है, वापस इतना ब्लैक जनरेट करना इज अ बिग टास्क। और रेरा भी आ गया। रेरा इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। उसमें अभी रेरा होता क्या है वो बिल्डिंग में? रेरा इज एन एक्ट, ओके, रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर योर कंस्ट्रक्शन बिजनेस। इसमें आपको क्या किया है, कंपल्सरीली रूल्स डाल दिए हैं, रेगुलेशन, कि आपने पहले ब्लैक में करते थे, बिल्डर एक्सटेंड करते थे प्रोजेक्ट्स को, चलता था, पैसे पहले ही ले लेते थे और बनाते नहीं थे, लोगों के पैसे प्रॉपर्टी में अंडर कंस्ट्रक्शन अटक जाते थे 5-5 साल 10-10 साल के लिए। तो ये सब अभी वो लोग ने बहुत ही कट डाउन कर दिए रूल्स, एंड ऑल द रूल्स आर इन फेवर ऑफ पीपल, जनरल पब्लिक। बिल्डर कभी एडवांस पैसे नहीं ले सकता है कंस्ट्रक्शन के, उसके पास पैसे होने चाहिए, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन चालू कर सकता है, और उतने उतने टाइम में उसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है जो दिया उतने में, और व्हाइट में करना पड़ता है, ब्लैक में नहीं चलेगा। पहले जो ब्लैक होता था एंटायरली 60% ब्लैक, 70% ब्लैक, वो हार्डली 10% ब्लैक, उतना ही कैश कर सकता है, बाकी पूरा व्हाइट में करना पड़ेगा उसको, ब्लैक में कुछ नहीं कर सकता। तो ऑल दीज आर बेनिफिट्स ऑफ रेरा, और सब व्हाइट में। वो तो गवर्नमेंट को बेनिफिट, गवर्नमेंट को तो हो ही रहा है बेनिफिट, क्योंकि व्हाइट में हो रहा है, तो उसको जो ब्लैक वाले थे सब व्हाइट में आ गए, उसको टैक्स ज्यादा मिल रहा है अभी। और पब्लिक को भी बेनिफिट हो रहा है, पब्लिक को भी बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज उनका कंस्ट्रक्शन फटाफट होता है, उनके पैसे नहीं अटकते हैं, और जेन्युइनली जो टैक्स पेइंग सिटीजन है उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो जितना व्हाइट का पैसा है दे के अपना फ्लैट वगैरह सब खरीद। So even after demonetization, lot of people have black money. Not lot, that's a misconception. बहुत कम हो गया है। The things after demonetization and after RERA, उसका impact immediately दिखा नहीं, but सबसे बड़ा impact आपका कंस्ट्रक्शन पे हो गया। ये जो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे ना, आपने देखा होगा, अगर 2004 से लेके 2010-11 तक जो प्रॉपर्टी प्राइसेस घाटकोपर में 1 BHK was available at a price of say 20 lakh in the year 2004, वो अभी हो गया 2012 तक, 8 साल में वो 1 BHK का भाव हो गया अराउंड 1.5 CR, 1.5 करोड़, सीधा 20 लाख का 1.5 करोड़, 7 टाइम्स। वो क्यों होता था? क्योंकि पब्लिक के पास बगड़े का पैसा था, ब्लैक मनी, कैश को किधर डालने का? प्रॉपर्टी, क्योंकि बिल्डर लोग लेते थे कैश, बिंदास चलते थे कैश पे, और सब कैश में होता था, तो व्हाइट में दिखता नहीं था, पैसा वैसा खिला के काम हो रहा था। तो 2012 तक इतना बढ़ गया प्रॉपर्टी का प्राइस, बूस्ट होके 1.5 CR तक चला गया। फिर आ गया ये सब डिमोनेटाइजेशन, रेरा एंड ऑल, जीएसटी एंड ऑल। फिर लास्ट 8-9 ईयर्स से प्रॉपर्टी का प्राइसेस आर स्टैग्नेंट। आप अभी भी जाओ घाटकोपर में, योर 1 BHK इज स्टिल अवेलेबल एट 1.4 करोड़, 1.5 करोड़। इट इज द सेम प्राइस सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स। व्हाई? बिकॉज पब्लिक के पास ब्लैक मनी खत्म हो गया है मोस्टली। ब्लैक मनी देने के लिए, लेने के लिए क्या हो गया, सबका पैसा अटक गया। तब ब्लैक में हो रहा था, वो ब्लैक का साइकिल ही अटक गया, तब बैंक में चला गया पैसा। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है आपको खरीदना है फ्लैट तो टैक्स भरो और फ्लैट खरीदो, पब्लिक को टैक्स भरना नहीं है, तो सब लाइन अटक गई है। तो पब्लिक डिमांड भी नहीं कर रहा है घर की, तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो भाव नहीं बढ़ रहे हैं, भाव नहीं बढ़ रहे हैं, तुम्हारे भाव स्टैग्नेंट पड़े हुए, डिमांड नहीं है। और जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, दे आर एबल टू बाय प्रॉपर्टी एट एन एवरेज रेट और अफोर्डेबल बिकॉज ऑफ। नहीं तो एक एक बंदा, अमीर बंदा 5 फ्लैट, 6 फ्लैट, 10 फ्लैट, 25 फ्लैट लेके बैठा रहता था। ये अभी नहीं हो रहा है ड्यू टू दिस डिमोनेटाइजेशन। Sir, but after demonetization, 99.3% notes were back into the bank. So वो है ना, बोलने के लिए वो क्या है, ऑपोजिशन पार्टीज एंड ऑल, तुम देखो ना, पीपल आर सेइंग कि कुछ फायदा है। रिसर्च करके ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब वो सिर्फ 99.3% वापस आ गए ना बैंक में। हाँ, मतलब सिर्फ 0.7% ही ब्लैक
नहीं नहीं, ब्लैक भी बैंक में आ गया, व्हाइट हो गया है अभी वो। ब्लैक है ना, दैट हैज एंटर्ड इन द बैंक, गया नहीं कुछ ब्लैक। देखो पहले क्या था, जो बैंक में गया उस पे आप टैक्स भरते थे, बराबर है, जो बैंक में नहीं था कैश, उस पे आप टैक्स नहीं भरते थे। तो पब्लिक ने क्या किया, थोड़े थोड़े टुकड़े में वो कैश बैंक में डाल दिया। तो हुआ क्या, सिस्टम में एक बार आपके बैंक में पैसा आ गया ना, तो वो आईटी के सिग्नल में आ गया है। अभी वो पैसे से आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करोगे या कुछ भी बड़े अमाउंट पे करोगे तो सिग्नल आने वाला है और आप पे रेट गिरेगा। तो सो मेनी पीपल पे रेट डाला एक्चुअली आईटी डिपार्टमेंट उसके बाद। तो इसके वजह से happened during the demonetization period, or like just within those 2-3 days? व्हाट Raid? रेट्स तो उसके बाद 2-3-4 साल तक अभी भी चालू है, 4-5-6 ईयर्स सर इतना पैसा अगर उन लोग ने डिपॉजिट किया रहेगा अपने अकाउंट में तो उन लोग की नजर में आए रहेंगे ना। हाँ तो आया भी है, डाला भी है, काफी लोगों का निकाला भी है। लेकिन व्हाट डिड पीपल डू, पीपल आल्सो वेर शाना, दे आल्सो डिड व्हाट। अभी मेरे इधर 50-100 वर्कर्स हैं, तो मैंने सबको एडवांस में सैलरी दे दी 2-2 साल की। 1-1 लाख रुपया 50 जन को दे दिया, 50 लाख रुपया सेटल्ड। अभी वो मेरे लिए काम करता रहे। क्या रेलवे का टिकट, मतलब रेलवे का टिकट्स भी खरीद रहे थे अमुक लोग पेमेंट क्रेडिटर को एडवांस में पे कर देते थे। ऐसा सर बहुत सारा तभी गोल्ड का भी हुआ था ना लफड़ा की, बहुत जने ले लिया था और फिर गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि इसके बाद इतना ही होना चाहिए। इसके बाद इतना अमाउंट पे गोल्ड लेना चाहिए, लिमिट डाल दिया था। गोल्ड पे भी ब्लैक पैसा जा रहा था। तो ब्लैक बैंक में आने की वजह से क्या होगा, अभी खर्चा बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है तुम्हारा ब्लैक में। रेरा भी व्हाइट फॉलो कर रहा है, आपका बैंक में पैसा है तो भी, और ये दिख रहा है आपको। गोल्ड प्राइसेस अभी थोड़ा बढ़ रहा है ड्यू टू कोरोना, बट अदरवाइज गोल्ड प्राइसेस एंड प्रॉपर्टी प्राइस, जिसमें सबसे ज्यादा ब्लैक पैसा जा रहा था, वो पूरा अटक गया, स्टैग्नेंट हो गया सिंस लास्ट 8 years। इनफैक्ट कम हो रहा है, प्रॉपर्टी प्राइसेस तो कम हो रहा है, घट रहा है अभी। वो ब्लैक का पैसा ही नहीं है अभी, तो घटते 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 भाव घट रहा है एवरी ईयर सिंस लास्ट। तो ये मतलब आपके हिसाब से ब्लैक की साइकिल एकदम रुक गई है? बहुत बहुत रुक गई, बहुत कम हो गई, कंप्लीटली बंद नहीं हुई है। देयर इज स्टिल ब्लैक मनी प्रिवेलेंट, 10-20% स्टिल ब्लैक इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, बट प्री डिमोनेटाइजेशन एंड प्री रेरा और प्री जीएसटी से बहुत कम। एंड इट इज विजिबल, नहीं तो अगर ब्लैक होता ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होता ना, तो प्रॉपर्टी प्राइस ऐसे ही बढ़ते रहता, क्योंकि जिसके पास ब्लैक है वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। मारो बिंदास, खरीदते जाओ 2-5 सर कुछ 1980s में भी एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पर तभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और अभी इतना मतलब ब्लैक मनी और वो सब निकला, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तभी है ना, इंडिया वाज नॉट एन ओपन इकोनॉमी। इंडिया जीडीपी, इंडिया का पैसा, इनकम्स बहुत कम थे, गरीब कंट्री था बहुत इंडिया। 1991 के बाद है ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हुई थी, उसके बाद बहुत इकोनॉमी ओपन हुई और ग्रोथ भी तभी से बहुत ज्यादा हुई। 1975-1980 में ना इंडिया का जीडीपी भी इट वाज से हार्डली कितना था पता है तुमको? इंडिया का जीडीपी जो अभी इट इज अराउंड $3 ट्रिलियन, 2.5 to 3 ट्रिलियन डॉलर, हार्डली अराउंड व्हाट 200 बिलियन समथिंग था उसका जीडीपी। 20 टाइम्स कम था, बहुत कम था। पर कैपिटा जीडीपी आल्सो वाज वेरी लेस ड्यूरिंग दोस डेज। तो पैसे ही नहीं, पब्लिक ईयर का भी जीडीपी कम आया है ना, ईयर का अभी ग्रोथ स्लो हो गया ड्यू टू कोरोना एंड ऑल, बट ओवरऑल सिंस लास्ट 20 years इंडिया इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली 7 to 8% से। ये रीजन से बहुत कम पैसा निकला था, और कम तभी भी उस टाइम में भी 450 करोड़ कुछ था ब्लैक मनी, 450 करोड़ 500 करोड़ मोरारजी देसाई ने किया था 1976-77 आसपास। तो 460-470 करोड़ का ब्लैक मनी तभी भी निकला था और जमा हो गया था, तब बैन किया था 1000 और 10,000 और 5,000 का नोट्स। या Sir, in 1978, there was demonetization for 10,000 notes. 10,000 and 5,000. 5 and 10 both. And those notes were not much in circulation, so they could not find much black money. They could not नहीं, but they still, उसमें भी है ना, देखो इधर अपना इतना मॉडर्न होने के बाद भी काफी लोगों ने झोल झपाटा करके अपना ब्लैक मनी छुपा दिया, एडवांस सैलरी देके, एडवांस पैसा देके, क्रेडिटर्स को पे करके, ये सब छुपा दिया ना। तो 1978 के टाइम पे तो बहुत सारा करप्शन भी था, तभी तो बहुत
एक रात को एक बैंक्स पूरी रात खुली थे, पूरी रात बैंक मैनेजर ने बैंक खुली रख दी थी जिस दिन डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ। तो पीपल ने पूरी रात जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, मैनेजर को पैसा खिला खिला करके, और नेक्स्ट डे से वो वाइट हो गया ना ऑटोमेटिक। अगली रात को आपने डिपॉजिट कर लिया तो नेक्स्ट डे से वो अनाउंस हुआ था डिमोनेटाइजेशन का पार्ट। तो ये बट तभी न्यूज़ लीक हो गया था। फाउंड आउट 450 crore is a big amount till for that time. Yeah. But sir, creditors and all the workers also should take that 500 and 1,000 notes which were during demonetization. मतलब if the 1,000 and 500 notes were now demonetized, so if someone pays to them salary, then they should also take now. They would not take the black वो salary. लोग डर गया था, वर्कर लोग वेर अफ्रेड कि कोई लेगा नहीं 500,000, बट बाद में तो ले रहे थे ना। वो 3 महीने का जो टाइम था उसमें वर्कर्स एंड ऑल को ऐसे ही पे किया है ओनर्स ने 500 and 1,000 के नोट्स में एडवांस सैलरी। वर्कर्स का तो नहीं कर सकते कि बैंक में तो डाल दिया तो फिर लोग तो दे भी सकते अपना इनकम टैक्स बैंक में डाल दिया, बाद में फिर से निकाल दिया। हाँ बैंक में डाल दिया, फिर धीरे धीरे डालेंगे तो बिग ट्रांजैक्शन पॉपअप भी नहीं होगा ना आईटी वालों के पास। डिमोनेटाइजेशन के वक्त जो जो पैसा डाल रहा था ना बैंक में, उन सबका लिस्ट मेंटेन कर रहा था बैंक, कितना पैसा, कितने डिनोमिनेशन, कितना नोट्स, फॉर्म भरवा रहा था। अगर आप गए होगे अपने मॉम डैड के साथ कुछ डिपॉजिट करने तो आपको पता चला। बट ऐसा भी तो था ना, जब ब्लैक मनी था तभी बिजनेस का ओवरऑल ग्रोथ वाज आल्सो क्विकर, but now the overall business has also become slow down, like little slow down. See, that is the problem. People, this is what you are talking, this will happen क्योंकि ब्लैक मनी है, ग्रोथ होगा बराबर है, बट गवर्नमेंट क्या देखता है? ओवरऑल ग्रोथ देखता है। गवर्नमेंट खाली रिच का टेम्पररी। सॉरी, दैट वाज टेम्पररी। नहीं, what she is telling that अगर आप restrictions नहीं डालोगे, डिमोनेटाइजेशन नहीं करोगे, ब्लैक में चलने दोगे तो क्या होगा? अमीर will be become more अमीर, गरीब will be becoming more गरीब, inequality of income rises, वो बीपीएल बढ़ जाएगा बाद में, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला। हाँ, तो गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि खाली ग्रोथ पैसा वाला अंबानी और 2-4 एंटिलिया बनाए, ये नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? पूरा कंट्री गरीब से गरीब भी, अमीर ठीक है थोड़ा गरीब होएगा वांदा नहीं, लेकिन गरीब और गरीब नहीं होना चाहिए। उसको थोड़ा अमीर करो, मिडिल क्लास के लेवल तक लाओ। तो बैलेंस ग्रोथ इज नीडेड, सो फॉर दैट यू नीड ऑल दीज मेजर्स एंड ऑल। सर मतलब उसका जो एंटिलिया है अंबानी का, उस पे उसको प्रॉपर्टी टैक्स तो कितना भरता होगा? वो तो उसका एनुअल इनकम ही 15,000 करोड़ है। अभी उसमें आप कैलकुलेट कर लो क्या क्या भर रहा है। उसको डिविडेंड और सैलरी और शेयर प्रॉफिट से ही उसका शेयर प्राइस कितना बढ़ गया। नाउ इज द 5th richest person in the world. His investment in shares is also taxed or it's not taxed? इन्वेस्टमेंट वगैरह है ना, आपके जो इनकम आ जाता है उसके बाद आप करते हो, ये सब आप इनकम कमा लेते हो ना, उस पे आपने टैक्स भर दिया। अब आपको जो करना है उस पैसे का करो, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, शेयर खरीदो, फर्नीचर खरीदो, एसी खरीदो, फिर कुछ नहीं करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक बार टैक्स भर दो, टैक्स भरने के बाद मजा करो, ऐसा है। पब्लिक को टैक्स ही नहीं भरना है, दैट इज द इशू। मतलब any specific tax returns also no? भरना ही पड़ेगा ना। सॉरी जितने भी बिग शॉट्स है हम लोग के इंडिया में, तो उन सबको टैक्स तो अच्छे से भरना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन लोग का भरना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। जितना व्हाइट में इनकम हो रहा है उतना पे भरना ही पड़ेगा आपको, बट वो बिग शॉट वाले ब्लैक में भी थोड़ा एडजस्ट करके रखते हैं, इसलिए वो भी पूरे पे नहीं भरते हैं। लेकिन पूरे पे नहीं भरते। रतन टाटा ने वो 1500 करोड़ का जो डोनेशन किया तो उसका होगा क्या टैक्स में? क्या मैं तुमको वही बोल रहा हूँ, डोनेशन है ना, खाली 2 लाख रुपए का लिमिट है। कोई भी बंदा हो, रतन टाटा हो, अंबानी हो कि मैं या तू हो, 2 लाख रुपए का ही लिमिट है। उसके ऊपर का जो इनकम है सब पे टैक्स भरना ही है उसको। मतलब 15 करोड़ के डोनेशन में खाली उसको 2 लाख रुपए का एग्जाम्पशन है। 1490 1400 करोड़ है, 98 लाख पे तो उसको टैक्स भरना ही है। जो उसने व्हाइट के इनकम से ही दिया है डोनेशन, ब्लैक के इनकम से नहीं दिया है। जो डोनेशन उसने दिया है ना, उसमें ऑलरेडी उसने टैक्स भर के जो व्हाइट की इनकम थी उसमें से डोनेट किया। So in today's day, if you have black money and if you want to, bury it, you want to invest it somewhere without the government coming to know, how do you do it? बहुत डिफिकल्ट,
वेरी डिफिकल्ट एंड डे बाय डे दे आर मेकिंग इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट. ये चीज हो रहा है. पहले सर रेरा मतलब ये अभी बड़े लोग बने तो उन लोग को भी पहले तो ब्लैक का ही होगा ना, फिर उन लोग के पास अच्छा खासा पैसा आ गया होगा, फिर उन लोगों ने ब्लैक को सरेंडर करके व्हाइट में बिजनेस किया होगा ना. इसका कौन मतलब किसी ने, सब लोग के पास इतना सारा व्हाइट पैलेस. नहीं नहीं कहो क्यों भैया. आप इज्जत से कमाओ और हर साल आप टैक्स पे करके. अरे भाई टैक्स में आपका पूरा जान नहीं ले रहे हो. 15 लाख रुपए आप कमा रहे हो, उसमें से 1,80,000 देना. 13,20,000 तो आपके पास है ना, तो पर उसी में आप ग्रो करो. 14,80 तो हमारे पास है. उस पे भी जो हम प्रॉपर्टी ओन करते हैं उसका भी टैक्स भरो, उसका सेल्स हो रहा है उसका भी टैक्स भरो. सो हाउ मच टैक्स आर वी पेइंग? नहीं नहीं नहीं. प्रॉपर्टी अगर इफ यू आर बाइंग तो आपका प्रॉपर्टी के अमाउंट पे 5% लगता है, दैट प्रॉपर्टी टैक्स. मतलब आपने समझो 15 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी ना, तो 10 लाख रुपीस के जगह 10,50,000 भरने का, दैट प्रॉपर्टी टैक्स के हिसाब से. तो 10 लाख का प्रॉपर्टी 10,50,000. बट प्रॉपर्टी आप हर साल थोड़ी खरीदोगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका 10-20 ईयर्स के लिए. तो 10-20 ईयर्स के लिए 50,000 इज नॉट अ बिग डील. लेकिन अभी 10-20 People who had 50,000 थोड़ी होगा, अभी invested तो in 10 लाख तो property मिनिमम हो जाता earlier, है. क्या people who had invested in property earlier, that wouldn't come while a raid was being done in picture. प्रॉपर्टी मतलब पिक्चर में नहीं आता था. अभी क्यों आएगा? पहले तो बहुत सस्ते में मिलता था ना, फिर ब्लैक 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 करके महंगा कर दिया. आज से 40 इयर्स अगो जब ये बॉम्बे इतना डेवलप नहीं हुआ था, तब वर्ली, यू नो द पॉश एरिया ऑफ वर्ली. वर्ली इज वन ऑफ द पॉश एरियाज इन मुंबई. ओके, प्रॉपर्टी रेट्स आर अराउंड 40,000 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट, 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. उधर 1100 का घर मिलता था. ज्यादा है. नॉट बाइंग, पीपल वर नॉट बाइंग. 1100 रुपीज में पूरा घर. 3 घर चाहिए 3,000 रुपीज में 3 हाउसेस. दैट वाज द रेट. So if you have purchased that time, that was all गरीबी. No one was interested in that development growth. अभी इतना फास्ट हो गया है डेवलपमेंट ग्रोथ एंड ऑल, सबका डिमांड बढ़ गया है, सबकी इनकम्स बढ़ गई है. तो अभी सबका ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, प्रॉपर्टी, ये सब पे ध्यान रखना पड़ता है. अभी फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डे में अगर आप देखोगे तो गेहूं चावल आप खरीदते हो, उस पे कोई देखता है, ध्यान देता है? आप 10 किलो खरीद रहे हो, 50 किलो खरीद रहे हो, 100 किलो खरीद रहे हो. नेसेसिटी आइटम है, सब लोग खरीदते हैं, वैल्यू कम है. कल उठ के इतना बड़ा ड्रॉट आ जाए या फैमाइन आ जाए कि आपका गेहूं चावल हो जाए ₹1,00,000 किलो और ₹2,00,000 किलो, मिल ही नहीं रहा है चावल गेहूं, तो सबकी नजर जाएगी ना उस पे. आर यू गेटिंग दैट? इट इज ऑल लाइक दिस. जो चीजें बढ़ती जाती हैं, वैल्यू में बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, उसके ऊपर ज्यादा नजर आती है, वो कंट्रोल में आनी चाहिए. लाइक दैट इट. So at present people used to search for gold and property for black का investment, लेकिन अभी धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है, मेनली ड्यू टू जीएसटी. जीएसटी का मेन एडवांटेज ये हुआ कि जीएसटी पूरा ऑनलाइन पोर्टल हो गया. पूरा ऑनलाइन होने से क्या हुआ, आपका ऑफलाइन कोई टैक्स भरना ही नहीं है. पहले वाले टैक्स तो क्या थे, आपके छोटे छोटे ऑफलाइन भी जाते थे. एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, आपका ऑक्ट्रॉय था, ये सब ऑफलाइन, मतलब कैश में भी होता था झोल झपाट. ये सब निकल ही गया जीएसटी में से. जीएसटी पूरा ऑनलाइन कर दिया गवर्नमेंट ने, तो पूरा व्हाइट ही करना है आपको. तो अगर आप बिजनेस में टिकना चाहते हो और करना चाहते हो बिजनेस, तो एक आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. इवेड कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि जो आपको बेच रहा है वो जीएसटी पे करके आपको ऑनलाइन में बेच रहा है. अगर आप नहीं पे करोगे ना, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि उसको पे करना पड़ेगा, तो वो आपसे डील ही नहीं करेगा. ऐसा सीन है जीएसटी का. तो जीएसटी करना है आपको तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा. ऑनलाइन करना है तो आपको व्हाइट में ही करना है, तो ब्लैक का यूज बहुत कम हो गया है. तो ये मेन एडवांटेज हुआ जीएसटी से. जीएसटी से क्या हुआ, 2 फायदे हुए. आपका गुड्स का प्राइस भी कम हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो गया, और दूसरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ गया, बिकॉज ये जो ब्लैक का लफड़ा है ये बहुत कम हो गया, ये भी पूरा व्हाइट में निकल गया. दैट इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ जीएसटी. अभी जीएसटी पे जाते हैं. अगर हम ब्लैक में उसको पे किया तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमने व्हाइट पे? सबको ब्लैक की पड़ी है. ब्लैक में पे किया तो क्या, कैश में किया वो ब्लैक है, बट कैश में आप बेचोगे ना, खरीदना तो आपको व्हाइट में ही पड़ेगा, तो आपने जीएसटी तो पे कर ही दिया.
अगर आप ब्लैक में बेचते तो आपका ही नुकसान है, आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग दैट? आपने तो पे कर दिया, गवर्नमेंट को चला गया टैक्स। यही एडवांटेज है जीएसटी का। जीएसटी में अभी इवेजन कहाँ होता है, इवेजन के भी उसमें भी है रास्ते जीएसटी में भी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज इजीली ट्रैकेबल बिकॉज इट इज ऑल ऑनलाइन। ऑनलाइन है तो ट्रैकिंग बहुत इजी हो गया है, इवेजन बहुत डिफिकल्ट हो गया। फिर भी करते हैं, कैश में करते हैं, छोटे बहुत ट्रेडर्स होते हैं, कंपोजिशन स्कीम वाले एंड ऑल होते हैं, वो सब अभी भी झोल कर सकते हैं। वो सब क्या है हम लोग देखेंगे आगे। अभी मेन एडवांटेज देखो जीएसटी का क्या हुआ, बता देते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले आपका सपोज एक्साइज ड्यूटी है और आपका वैट है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट है। एक्साइज ड्यूटी वाज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन, वैट वाज अ टैक्स ऑन सेल्स। ठीक है, तो सपोज मैंने 10,000 रुपीज के मोबाइल फोन खरीदे, 10,000 रुपीज के मोबाइल फोन खरीदे, उस पे 5% एक्साइज लगता था। एक्साइज मतलब प्रोडक्शन का टैक्स, तो मतलब 500 रुपया। तो मेरे को वो मोबाइल फोन पड़ा 10,500 रुपीज। तो मैंने जब वो मोबाइल फोन परचेज किया होगा तब मैंने 10,500 रुपीज सप्लायर को दे दी। ठीक है, विथ टैक्स भर दिया एक्साइज ड्यूटी मैंने। अभी जब सेल करने की बारी आई तब वैट लगता था, सेल्स पे वैट लगता था। तो जब मैं बेचूंगा तो मैं 10,500 का मैं क्या करता था, 10,500 पे अपना प्रॉफिट लगाता था। समझो वो प्रॉफिट है 3,000 रुपए और मैं बेचता था 13,500 पे। वो 13,500 पे वापस समझो 5% टैक्स लग गया, तो दैट इज 675। तो कस्टमर को वो जाता था 14,175। ये होता था पहले। मैंने खरीदा 10,000 का फोन, उस पर 5% एक्साइज, 500 रुपया टैक्स पे कर दिया एक्साइज डिपार्टमेंट को मैंने खरीदते वक्त, या परचेजर को पे कर दिया, वो एक्साइज वाले को पे कर देगा। बेचते वक्त 10,500, नॉट 10,000, आई टेक 10,500, उस पे प्रॉफिट लगाऊंगा, उस पे जीएसटी लगाऊंगा, जीएसटी नहीं सॉरी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और आई विल गेट 14,175 एज माय सेल प्राइस। ओके, तो इसमें क्या होता था, मैंने 500 रुपया तो खरीदते वक्त दे दिया टैक्स, एक्साइज गवर्नमेंट को दे दी, बराबर है। 500 rupees at the time of purchase, I paid this tax to the government. Gone. Now, at the time of sale, I collected how much? 675 rupees. 675 rupees मैंने collect कर दिया। अभी ये पूरा का पूरा 675 मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट अलग है और वैट डिपार्टमेंट अलग है। एक्साइज वाला बोलता है हम लोग वैट को नहीं जानते, हमें हमारा एक्साइज चाहिए। तो मैंने बोला लो भरो, 500 रुपया दे दिया। फिर वैट वाला बोलता है कि नहीं, हमारा एक्साइज के साथ कोई लेना देना नहीं, अपने को वैट चाहिए पूरा। तो मेरे को पूरा का पूरा 675 रुपीज वैट के फॉर्म में देना पड़ता था गवर्नमेंट एज अ ट्रेडर। तो मैं कितना टैक्स भरा है, ये 500 में भरा है, वो 500 मैंने यहाँ से वसूल लिया ऐड करके। कैन यू सी दैट? इसीलिए मैंने ये टैक्स इधर ऐड कर दिया, अपने कस्टमर से मैं वसूल रहा हूं, एंड 675 ले रहा हूं इन ऑल। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली नेट 500 पे किया, 500 ले लिया, ऊपर एक्स्ट्रा 175 मैंने गवर्नमेंट को दिया। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और कस्टमर को कितने में पड़ा? 14,175 में गुड्स पड़ा। और सेट ऑफ वगैरह नहीं मिलता है। सेट ऑफ वगैरह नहीं मिलता है मतलब क्या, 500 रुपया जो गया वो गया, और आपको 675 एक्स्ट्रा पे करना है गवर्नमेंट को। टोटल आपके जेब से पहले 500 जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज, और फिर 675 जो रिसीव कर रहे हो वो पूरा का पूरा 675 आपको देना है, फुल 675 आपको देना है टू द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? तो आपके जेब से टोटल टैक्स कितना जा रहा था? 500 एंड 675, 1175 जा। क्योंकि एक्साइज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वैट वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर,
VAT could be set off against VAT. Set off क्या है अभी आपको पता चलेगा. And excise could be set off against excise. VAT और excise को आप set off नहीं कर सकते थे. वैसे ही आप सर्विस टैक्स और VAT को set off नहीं कर सकते थे. ये प्रॉब्लम जीएसटी आने से हट गई. अभी यही एग्जांपल हम लोग जीएसटी से देखते हैं क्या होता है. ये जीएसटी में मैंने गुड्स खरीदा 10,000 का. 10,000 का गुड्स खरीदा, 5% जीएसटी लगेगा, एक्साइज नहीं लगेगा, 5% जीएसटी लगेगा, तो 500 रुपीज. तो मेरा टोटल कॉस्ट होगा 10,500. ओके, तो मैंने उसको 10,000 मोबाइल का और 500 रुपया जीएसटी ये पे कर दिया, जैसे मैं एक्साइज करता था वैसे ही. अब जब बेचने की बारी आएगी तब मैं क्या करूंगा, जो प्रॉफिट है ना मेरा 3,000 वो तो मैं इंटैक्ट रखूंगा. तो 10,000 प्लस प्रॉफिट 3,000. अब दिख रहा है यहाँ पे मैंने 10,500 नहीं लिया है, मैंने क्या लिया है, कॉस्ट लिया है. 10,000 का ही कॉस्ट लूंगा मैं, 10,500 नहीं लूंगा. क्यों नहीं लूंगा देखो अभी आगे पता चलेगा. 10,000 नहीं लूंगा, सॉरी 10,500 नहीं लूंगा, 10,000 ही लूंगा इन केस ऑफ जीएसटी एज माय कॉस्ट. उस पे आई विल ऐड माय प्रॉफिट 13,000, उस पे आई विल ऐड 5% जीएसटी विच इज 650 रुपीज. तो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 13,650. आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 13,650, आपका सेलिंग प्राइस बेसिकली. तो कस्टमर को कितना पे करना है, 14,175 की जगह कस्टमर नीड्स टू पे ओनली 13,650. तो ये एक फायदा पहला कस्टमर को हुआ. क्या कस्टमर को फायदा हुआ, पहले वो 14,175 दे रहा था, अभी वो दे रहा है 13,650, प्राइस घट गया उसका. अच्छा, बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ, मेरा क्या फायदा हुआ, देखो ध्यान से. मैंने ये 500 रुपया ऑलरेडी गवर्नमेंट को दिया हुआ था जीएसटी के फॉर्म में. मैंने वही कस्टमर से रिसीव किया. कितना रिसीव किया, 650 रुपीज रिसीव किया. तो वो 650 में से 500 माइनस कर दूंगा और अभी गवर्नमेंट को मैं 650 नहीं दूंगा, मैं खाली दूंगा 150 रुपीज. खाली देने वाला हूं 150, क्योंकि जीएसटी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी. जीएसटी के सामने सेट ऑफ हो जाता है. वो प्रीवियस रेजिम में बहुत डिफिकल्ट था सेट ऑफ करना. 1 सेकेंड. प्रीवियस रेजिम में क्या हुआ था, मैंने 500 तो पे किया था एक्साइज गवर्नमेंट को और 675 पूरा देना था मेरे को गवर्नमेंट. मेरे को कोई सेट ऑफ नहीं मिल रहा था. 175 नेट देने के नहीं था, ऐसा नहीं बोला उसने, पूरा 675 पे करो. कभी कुछ वैट का सेट ऑफ मिला तो आपका टैक्स कम होगा. एक्साइज और वैट का सेट ऑफ ही नहीं था. वैसे ही कुछ एक्साइज मिला तो एक्साइज का सेट ऑफ मिलेगा. तो ये एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स सब अलग अलग थे. इसमें कोई एक दूसरे को एडजस्ट करने को रेडी नहीं था. जीएसटी में सबको मर्ज करने की वजह से क्या हो गया, आप जितना टैक्स कलेक्ट करते हो माइनस जितना आपने पे किया हुआ है, उसका नेट अमाउंट आप पे करोगे गवर्नमेंट को. सिंपल. आपने खरीदते वक्त 1,000 रुपया टैक्स पे किया जीएसटी. आपने गुड्स खरीदते वक्त 1,000 रुपया जीएसटी पे किया है. गुड्स बेचते वक्त आपको 1,500 कलेक्शन आया जीएसटी का, तो आपको 1,500 नहीं देने गवर्नमेंट को, आपको खाली 500 रुपए देने. आपको खाली 500 रुपए देने. सिंपल कर दिया बहुत. तो ये जीएसटी का सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ. पहला आपका प्राइस कम हो गया. कैस्केडिंग इफेक्ट क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट ये था. पहले वाले एग्जांपल में मैंने किस पे लिया था टैक्स, दिख रहा है यहाँ पे 10,500 पे लिया था. 3,000 ऐड करके ये 13,500 में वो 500 पड़ा हुआ है. मतलब मैंने टैक्स पे टैक्स लिया है, वो 500 के ऊपर वापस टैक्स लगा दिया. वो फर्स्ट कैस्केडिंग इफेक्ट चला गया. यहां पर मैंने 10,000 पे लिया है तो 500 पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम थी. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे मुझे पता है मैं जितना जीएसटी कलेक्ट करूंगा, मैंने जितना पे किया वो मुझे वापस पे करने की जरूरत है, मुझे नेट अमाउंट दे. तो वो कैस्केडिंग टैक्स ऑन टैक्स वाला इफेक्ट चला गया आपका, नंबर 1. तो उससे क्या हुआ, कस्टमर को भाव सस्ता पड़ रहा है. 14,500 का हो गया 13,650. फर्स्ट एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज ट्रेडर का. ट्रेडर को 2 जगह भरना पड़ता था, एक्साइज 500 अलग, वैट 675 अलग. अभी ऐसा नहीं है. अभी ट्रेडर को कितना भरना है, 500 तो भरा हुआ है, 675 माइनस 500 175 पे करना. नेट
650 माइनस 500, 150 रुपीज पे करना है, 150 रुपीज पे करना है। अब गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को कलेक्शन थोड़ा कम हो रहा है। अगर आप चेक करोगे गवर्नमेंट इज गेटिंग लेसर कलेक्शन। देखो हाउ लेस कलेक्शन। पहले एग्जांपल में उसको टोटल टैक्स कितना मिला था, टोटल टैक्स उसको मिला था 500 रुपया एक्साइज बराबर, और 675 इन द फॉर्म ऑफ वैट, ये स्टेट को मिला था आपको, बट 675 में आपका 500 रुपया वॉज इंक्लूडेड। वी कैन एडजस्ट दैट जब फ्यूचर में मिलेगा क्रेडिट, तब नेट उसको मिला 175। तो गवर्नमेंट को नेट मिल रहा था 675 पहले वाले रेजिम में। इस वाले रेजिम में गवर्नमेंट को नेट मिल रहा है 500 रुपया परचेज का और 150 सेल का, टोटल मिल रहा है 650। 25 रुपया कम जा रहा है गवर्नमेंट को। इन द जीएसटी रेजिम गवर्नमेंट इज एक्चुअली गेटिंग लेस टैक्स, क्योंकि वो टैक्स ऑन टैक्स कम हो गया, अभी टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट चला गया। तो गवर्नमेंट को पहले 675 मिल रहा था। कैसे 675? 500 रुपया ओरिजिनल, 675 वैट, बट 675 इंक्लूड्स दैट 500 ऑफ एक्साइज, तो आई एम जस्ट रिमूविंग दैट जब भी क्रेडिट मिला तब। तो 175 प्लस 500, 675 मिल रहा था पहले, अभी मिल रहा है 650 रुपीज, 25 रुपया कम हो गया गवर्नमेंट का। एक तरीके से इट वाज अ लॉस फॉर द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था थोड़ा टैक्स में, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे ऑनलाइन एंड व्हाइट। ऑनलाइन और व्हाइट करने से क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन भले ही थोड़ा कम हो रहा है इंडिविजुअली, बट बहुत लोग ब्रैकेट में आ गए। जो लोग ब्लैक वाले थे वो लोग को भी व्हाइट में करना पड़ रहा है, तो वो लंपसम टैक्स गवर्नमेंट को बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस। इज दिस क्लियर? So why you have written 3,000 over there after 10,000? That's profit. That's my profit. That's the profit of the dealer. तो बेसिकली डीलर का प्रॉफिट अनअफेक्टेड है, इधर भी 3,000 है, इधर भी 3,000 ही है। बट मेन एडवांटेज ये हुआ कि पहले एक्साइज अलग हो रहा था, सर्विस टैक्स अलग हो रहा था। वो बोल रहा था आपने सर्विस टैक्स पे किया तो सर्विस टैक्स अगर आपने पे किया और सर्विस टैक्स रिसीव किया है तो आप एडजस्ट पे करो। एक्साइज आपने रिसीव किया है, एक्साइज आपने पे किया है तो आप सेट ऑफ करो, एडजस्ट करो। वैट आपने रिसीव किया, वैट आपने पे किया तो वैट के सामने वैट एडजस्ट करो। यहाँ पे ऐसा नहीं है भैया, एक ही जीएसटी है। जीएसटी इज कॉमन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वैट बोलो, एक्साइज बोलो, सर्विस टैक्स बोलो, सब एक के अंदर आ गया है। सर हर कंपनी के पास एक जीएसटी आयन तो होता ही है ना, तो फिर वो लोग उस पे भी तो जीएसटी, मतलब वो लोग कंज्यूमर की तरह बाय करते हैं, फिर भी वो लोग डिस्काउंट तो ले ही सकते हैं ना। Hello, audible? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So that was the main advantage in case of GST. Cascading effect कम होने की वजह से गवर्नमेंट को कम मिल रहा है, लेकिन व्हाइट के आने की वजह से गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ गया, ज्यादा हो गया। Sir, if you are giving a discount, so first it will be GST calculated and then discount, or discount first? करेंगे डिस्काउंट भी मत लाओ अभी, नॉर्मल फिर आएगा, डिस्काउंट के साथ करते। सर अगर मेरे पास भी एक जीएसटी आयन है, अगर मैं एक बिजनेस हूँ तो हाँ। मैं कंज्यूमर की तरह भले ही कंप्यूटर लेता हूँ तो फिर उस पे भी मैं डिस्काउंट ले सकता हूँ ना, मतलब ऐसे करते हैं। यस, देखो जीएसटी आयन पहले तो लेना किसको है, जीएसटी आयन इज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, बराबर है। What is the limit for this GST registration number? Have you learned that? Have you did that some research? What is the limit? What is the turnover limit for GST? कितने टर्नओवर का बिजनेस who has to register under GST? सबको GST पे नहीं करना है। It is about some business, like about some range only you have to register. हाँ, what is like that अगर range? 5 lakhs के ऊपर है तो ही 5 to 10
10 lakhs के ऊपर है तो इनकम टैक्स का रेंज है जीएसटी का जीएसटी I had read that, I forgot it. turnover range is 20 lakhs. Okay, 20 lakhs for service business and 40 lakhs for goods wala business. Okay, so 20 lakh for service business and 40 lakhs for goods wala business. तो अगर ट्रेडर हो तो आपको 40 लाख रुपीस के टर्नओवर तक जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 40 लाख तक का आपका टर्नओवर हो रहा है ना, जीरो जीएसटी। आपको कुछ टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली डील करो, परचेस करो, सेल करो, बगड़ा करो, एकड़ा करो, जो करने का करो। ओके, नो झंझट फॉर यू टू गेट जीएसटी आई है। 20 लाख तक सर्विस वाले को भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, सर्विस वाले बिजनेस को। उसके ऊपर वाले जो हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और उनको टैक्स भरना पड़ेगा जीएसटी। कितना टैक्स भरना है समझ में आया? जेब से भरना है कुछ जीएसटी किसी को? Is any person supposed to pay GST from his own pocket? No. No. Is GST going to affect your profits? No. आप अपना गुड्स जो प्राइस पे बेचते हो उसमें जो जीएसटी कलेक्ट करते हो, वो जीएसटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, बच्चे को सेकंड स्टैंडर्ड वाले को भी आ जाएगा। आपने जितना जीएसटी कलेक्ट किया माइनस जितना जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया है, नेट अमाउंट आप गवर्नमेंट को चुपचाप दे दो, सिंपल एज दैट। आपने जो जीएसटी कलेक्ट किया है उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। और आपने जो जीएसटी पे किया है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ओके, इनपुट जीएसटी जो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। परफेक्ट। तो इनपुट आउटपुट जीएसटी मतलब आपने जो कलेक्ट किया है, इनपुट जीएसटी मतलब आपने जो पे कर दिया है, उसका नेट डिफरेंस अगर कुछ है तो चुपचाप गवर्नमेंट को दे दो। बस यही बोल रहे हैं आपसे गवर्नमेंट। Do this much. Is that clear? It also said that in pros and cons, it said that GST has made the system more complicated, but overall tax has been reduced. Overall tax has been reduced दिखाई दे रहा है अपने को? Overall tax गवर्नमेंट को कम हो गया है। सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड क्यों? क्योंकि पब्लिक बगड़े में कर रहा है, ब्लैक 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 ब्लैक, ब्लैक से व्हाइट आने में तकलीफ हो रहा है पब्लिक को। क्योंकि ब्लैक में करता था ना तो पूरा का पूरा कुछ दिखाने का जरूरत ही नहीं था उनको, टर्नओवर का पूरा पैसा ब्लैक में, उसका बिल। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल फोन कैश में खरीदा 5,000 में और 10,000 में बेच दिया कैश में, तो 5,000 का प्रॉफिट ऊपर का टैक्स पूरा मेरा जेब में। गवर्नमेंट को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है व्हाइट में। पीपल हैव दैट प्रॉब्लम। बाकी कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, पूरा सिस्टमैटिक दिया हुआ है। अच्छा, इसमें भी गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाला है, कॉम्पोजिशन स्कीम। Okay, composition scheme. Has anyone researched about it? Composition scheme. Composition scheme. All businesses. Sorry, small businesses के लिए. Yes. Small businesses. तो ये इस composition scheme में क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ और ये डाउट पे छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? Composition scheme में क्या किया गवर्नमेंट ने? छोटा बिजनेस मतलब जिसका टर्नओवर 1.5 CR से कम है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे वो होटल वाला रेस्टोरेंट्स हो, जितना अचीजा होटल रेस्टोरेंट दिख रहा है ना आपको, पूजा होटल रेस्टोरेंट्स, तो ये कोई बिजनेस हो, नॉट द सर्विस वंस, द ट्रेडर्स। 1.5 करोड़ का आपका टर्नओवर है या उससे कम है, 1.5 करोड़ या उससे कम का टर्नओवर है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया अराउंड 70%, 60 to 70% बिजनेसेस ये रेंज में आ जाते हैं 1.5 करोड़ के टर्नओवर के नीचे। 1.5 करोड़ इज अ बिग अमाउंट ना टर्नओवर का। आपका हर महीना समझो 12 लाख 13 लाख का टर्नओवर हो रहा है, ट्रेड्स हो रहा है, दैट्स योर टर्नओवर। ओके, सेल्स टर्नओवर मतलब सेल्स। तो 1.5 करोड़ का अगर आपका एनुअल टर्नओवर लिमिट है तो आपको हर महीने इनपुट आउटपुट जीएसटी वगैरह कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ डेटा रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आपको सिर्फ कितना पे करना है? 1%, अपने टर्नओवर का 1% चुपचाप गवर्नमेंट को दे दो। होटल और रेस्टोरेंट वाले हो तो 5%। चुपचाप अपने टर्नओवर का 1 या 5% जीएसटी गवर्नमेंट को दे दो और खत्म करो बात। हर 3 महीने 3 मंथ्स में एक बार आप पे करो, काम खत्म करो। इज दैट क्लियर? ये किसके लिए दिया हुआ है? मतलब अगर समझो आपका टर्नओवर 1 करोड़ है फॉर एग्जांपल,
आपका टर्न, आप मोबाइल के शॉप में काम कर रहे हो, सालाना आप 1 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बेच रहे हो, टर्नओवर, सेल वैल्यू, नॉट द प्रॉफिट, द सेल वैल्यू 1 करोड़ रुपीज है, तो 1 करोड़ का 1%, 1 लाख रुपीज दे दो चुपचाप गवर्नमेंट को, खत्म। अगर आप अचीजा होटल वाले हो, आप 1 करोड़ रुपए का खाना बेच रहे हो, 1 करोड़ रुपए आपका फूड बिल हुआ साल का, तो उसका 5%, 5 लाख रुपया जीएसटी दे दो गवर्नमेंट, खत्म करो। कुछ आउटपुट इनपुट ये रिटर्न फाइलिंग कुछ झंझट नहीं, 3 महीने में एक बार टैक्स पे करो, खत्म करो। सर मतलब वो जो आपने बिल का बोला होटल का, वो जीएसटी इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग बिल वैल्यू? ऑब्वियसली वो कस्टमर से ही लेगा, इंक्लूडिंग ना। हाँ, तो खुद के जेब से थोड़ी देना उसको 5 लाख रुपया, ये जो दे रहे हैं जीएसटी ये पोर्ट्स पे जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तभी एप्लीकेबल होता है कि तभी ऑक्ट्रॉय होता है? नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जीएसटी हो गया है अभी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के जगह जीएसटी आ गया है, उसको आईजीएसटी बोलते हैं। ओके, कल आपको और थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ रिसर्च का। ओके, आज हम कुछ सम्स नहीं कर रहे हैं, विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स टुमारो। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? क्या क्या था पहले? डायरेक्ट टैक्स क्या था, क्या इनडायरेक्ट टैक्स था, यहाँ तक बैठा दिमाग में? डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स क्या आपको अपने जेब से देना है? बोलो मेरे को। विल यू पे इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम योर ओन पॉकेट? नो। कौन देगा इनडायरेक्ट टैक्स? कोई और देगा, बराबर है, कोई और देगा। आपको वसूलना है और गवर्नमेंट को पे करना है। जीएसटी आपको वसूलना है और गवर्नमेंट को पे करना है, अपने जेब से नहीं जा रहा है अपना, बराबर है। अच्छा, दूसरा अपने को पता चला कि जीएसटी बेटर क्यों है, ये समझ में आया आपको? पहले दूसरे टैक्स एक दूसरे को सेट ऑफ फैसिलिटी नहीं देते थे, कैंसिल फैसिलिटी नहीं देते थे। जीएसटी वो कॉमन कर दिया, जितना कलेक्ट किया माइनस जितना पे किया, नेट पे करो गवर्नमेंट को। टैक्स ऑन टैक्स करने की जरूरत नहीं है, कैस्केडिंग इफेक्ट चली गई आपकी, बराबर है। गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कम हुआ, लेकिन व्हाइट में होने से बेनिफिट हो गया गवर्नमेंट को ओवरऑल। अच्छा, तीसरा पॉइंट अभी जीएसटी के टाइप्स। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। आई वांट यू ऑल टू रिसर्च ऑन इट एंड कम टुमारो। और सब लोग रिसर्च करना, प्लीज करना। व्हाट आर द 4 टाइप? किसको नाम पता है? I found CGST, SGST, UTGST, CGST, IGST, SGST एंड UTGST। ओके, तो इस पे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेना। ओके, रिसर्च करना इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब पे। और कल हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एक्चुअल जीएसटी के साथ। अच्छा हाँ, एक और चीज, जीएसटी का रेट्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ जीएसटी? किसी ने ढूंढा है? 0, 5, 12, 18, 20, 28। हाँ, 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, all the luxury items on under 1828. yeah. Sir, आइटम्स Like आपको कौन सा and आइटम? on gold and everything it's 40%. ये भाई 40% नहीं है, 5%। गोल्ड पे ज्यादा है। कोई गुड्स को जीएसटी नहीं लगता। 5 सॉरी, कोई गुड्स को जीएसटी नहीं लगता ना। कोई गुड्स पे 7% of ये 0 they're exempted. एग्जेम्प्ट, इसको एग्जेम्प्ट बोलते हैं। तो ये आपको रिसर्च करना है कौन से गुड्स पे ये रेट्स लग रहे हैं आपके जीएसटी के, और जीएसटी के टाइप्स क्या हैं और क्यों हैं, बराबर है। कब लगते हैं, कब सीजीएसटी होता है, कब एसजीएसटी होता है, कब आईजीएसटी होता है और कब यूटीजीएसटी लगता है, ठीक है। तो जस्ट डू दिस मच एंड कल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू वेट, अदरवाइज यू कैन लीव। बाय बाय। Bye sir, thank you sir. Thank you, sir. Hi sir, thank you sir.